प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने साइन फंक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी लेक्चर को जारी रखते हुए उसकी आगे अध्ययन करेंगे। आपने ये देखा था साइन फंक्शन का ये ग्राफ ऐसे बनाया गया था और इसके इन वैल्यू पर हमने इस तरह से ग्राफ बनाया था। ठीक है, अब ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस ग्राफ के आधार पर हमने इसका रेंज और डोमेन निकालता है, यानी डोमेन हमने निकाला था। डोमेन इसका रियल नंबर प्राप्त किया था और रेंज -1 से +1 तक प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस साइन एक्स का ग्राफ तो हमने बना दिया। हमारा टारगेट था कि इस साइन एक्स का इनवर्स प्राप्त करना। तो हमने बताया था कि साइन एक्स का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब कोई भी फंक्शन या ये साइन एक्स का फंक्शन 1 हो और ऑनटू हो। 1 का अर्थ है एकाएकी और ऑनटू का अर्थ है आच्छादक। तो सबसे पहले हम इस 1 और ऑनटू वाले फंक्शन को जानेंगे, तब हम इसके बाद इन्वर्स वाले ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को पिछले लेक्चर में हमने स्पष्ट कर दिया था और अब फंक्शन के बारे में जानते हैं कि 1 ऑनटू होता क्या है। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज़ है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 फंक्शन के लिए। यह एक समुच्चय है जिसका नाम x1 है। इस x1 में कुछ अवयव होंगे। दूसरा एक x2 समुच्चय है, इस x2 समुच्चय में भी कुछ अवयव होंगे। मान लेते हैं x1 में कुछ अवयव 1 2 3 4 है और x2 समुच्चय में a b c d है। यदि हम इसको फंक्शन बनाते हैं, यानी कि यह रियल नंबर से रियल नंबर पर एक प्रकार का फलन है, तो हम 1 फंक्शन के लिए क्या देखते हैं। यदि इस 1 का प्रतिबिंब a से है, 2 का प्रतिबिंब b से है, 3 का प्रतिबिंब d से है और 4 का प्रतिबिंब c से बनाते हैं और एक इसमें अधिक मान e ले लेते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि इस x1 समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का x2 समुच्चय के किसी न किसी अवयव के साथ एक प्रतिबिंब बना है। मतलब x1 के सभी अवयव का x2 के किसी न किसी अवयव के साथ एक ही प्रतिबिंब बना हो। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह जो फंक्शन r से r पर है यह एक 1 फंक्शन है। 1 का अर्थ है एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। ठीक है, फिर से देखिए, यदि दो समुच्चय x1 और x2 हैं, x1 के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव का x2 समुच्चय के किसी न किसी अवयव के साथ एक ही प्रतिबिंब बना हो और इस दूसरे समुच्चय में कोई भी अवयव छूट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि x1 के हर एक अवयव का x2 के अवयव के साथ कुछ न कुछ इमेज बना हो, प्रतिबिंब बना हो, तब हम कहेंगे कि यह जो फंक्शन है वो r से r पर एक एकाएकी फलन है। ठीक, अब बात करते हैं ऑनटू का। ऑनटू क्या होता है। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन मतलब होता है आच्छादक
फलन। सब बच्चे ध्यान से देखिए। आच्छादक, यहाँ भी ऐसी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक कोई समुच्चय है और ये एक समुच्चय, इस समुच्चय को हम नाम डाल देते हैं ए और इस समुच्चय को बी नाम डाल दिया। यदि ये R से R पर फलन है ऐसे, तो ये फलन तो है, लेकिन किस प्रकार का फलन हम बना रहे हैं? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए आवश्यक है कि जैसे इसमें अवयव ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 और इस बी समुच्चय में A B C D, वैसे ही अवयव लिया हूँ बस समझाने के लिए, आप समझ जाएंगे तो ये 1 1 और 2 समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि 1 का प्रतिबिंब हमने A से बना दिया ऐसे, 2 का प्रतिबिंब D से बना दिया, 3 का प्रतिबिंब C से बना दिया और 4 का प्रतिबिंब भी C से बना दिया। ठीक है, मतलब समुच्चय A के जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4, इन सभी अवयवों के साथ, यानी बी समुच्चय के सभी अवयवों के साथ कुछ न कुछ प्रतिबिंब बना है और साथ में इन सभी अवयवों का इसके साथ भी प्रतिबिंब बना हुआ है, प्री इमेज बना हुआ है। लेकिन इधर ये नहीं चलेगा, इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं। ये अगर हम इसका बी के साथ बना दें तो आप देख पा रहे हैं कि इस ए समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन सभी समुच्चय का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है और साथ में इसका उल्टा भी, इस बी के जितने भी अवयव हैं उन सब का इस ए का प्री इमेज है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि बी में कोई ऐसा अवयव छूटा नहीं है जिसका इसके साथ प्रतिबिंब ना हो और इस ए के सभी अवयव का भी इन बी के अवयवों के साथ प्रतिबिंब बना है। इसका अर्थ है कि यदि ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब बी के सभी अवयव के साथ हो और बी के सभी अवयव का प्रतिबिंब ए के अवयव के साथ हो, तो हम कहते हैं कि यह जो फलन है वो आच्छादक फलन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आच्छादक और एकैकी, यानी एकैकी और आच्छादक फलन समझ में आ गया है, तब हम उस फलन के आधार पर उसका इनवर्स फलन ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए उस फलन को 1 1 और 2 होना आवश्यक है। ये तो बात समझ में आ गया। अब साइन फंक्शन की बात करते हैं। हमारा टारगेट ये है कि साइन फंक्शन का हमें इनवर्स प्राप्त करना। तो क्या ये साइन फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है? तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो साइन फंक्शन है वो एकैकी आच्छादक फलन है या नहीं है। तो अब उसको समझते हैं और देखते हैं कि ये साइन फंक्शन 1 1 और 2 फंक्शन है या नहीं है। तो एक बार इसका कॉपी करो और या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि साइन फंक्शन 1 1 और 2 फंक्शन है या नहीं है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ इसके आधार पर। जो यहाँ पर मैं मान लिखा है, इस मान को हमने दर्शाया है और इस मान को व्युत्क्रम रूप में दर्शाया है। अब देखते हैं कि ये साइन फंक्शन 1 1 और 2 फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसके लिए भी हम ऐसे उदाहरण लेते हैं। ये ऐसा एक समुच्चय है और ये भी समुच्चय है। इन दोनों में हम इस वैल्यू को डाल करके देखेंगे कि किस मान पर कितना प्राप्त होता है। जिसे देख पा रहे हो, 0 रखने पर हमें 0 मिलता था, π/2 रखने पर 1 मिलता था, पाई रखने पर 0 मिलता था और 3 π/2 रखने पर 1 मिलता था। तो इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ दो वैल्यू, किस दो मान पर एक प्राप्त हो रहा है उसको देखते हैं। मान लो इसमें 0 है और पाई है, तो 0 रखने पर हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है।
पाई रखने पर क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। मतलब यह इसका जो हमने प्रांत लिखा था वो आर था, और आर थी कितने वाले परिसर पर था, -1 से +1 पर था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, -1 से +1 का मतलब यहाँ पर वाले को समझ जाइए, यह एक बंद अंतराल है और इस अंतराल के अंतर्गत बाईं तरफ जो -1 लिखा है, इस -1 से इस तरफ कोई मान नहीं प्राप्त होगा, बल्कि ये -1 से लेकर के +1 तक इसके अंदर मान है। मतलब इसके बीच में 0 भी शामिल है ना। मतलब ये जो बंद अंतराल है ये बड़े कोष्ठक वाला लगा रहता है दोनों तरफ। तो हम समझते हैं कि बड़े कोष्ठक के बाहर जो दोनों तरफ लिखा गया, इसके बाहर की वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके अंदर की ही केवल वैल्यू है, और इस स्थिति में दोनों भी शामिल हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, -1 है, 0 है और 1 है परिसर के रूप में। दूसरे पार्ट में देख लो, 0 1 और -1 इधर दिखाई दे रहा है, इतने भी 0 है, -1 है, +1 है, 0 है। तो अब देखते हैं, 0 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, पाई रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 का प्रतिबिंब 0 है, पाई का प्रतिबिंब भी 0 है। तो अगर ये फंक्शन होगा तो फंक्शन होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यह 1 1 फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि 2 अवयव का एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बनना है। तो ये अगर 1 1 नहीं है तो कौन सा फंक्शन हुआ, मेनी वन हुआ, बहु एक आच्छादक नहीं, बहु एक फलन। लेकिन हमें एक ही फलन चाहिए, तो क्या ये एक ही फलन है, नहीं है। तो अगर ये एक ही फलन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन फंक्शन है ये तो एक ही फलन होता नहीं है। जब एक ही फलन नहीं है तो इसका इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। दूसरी बात, अभी तक कि ये आंटू फंक्शन है कि नहीं, ये तो एक ही फलन के लिए था। अगर आंटू फंक्शन को चेक करें, आंटू फंक्शन, तो आंटू फंक्शन में क्या होता है, आच्छादक। ध्यान से देखेंगे, हम ये बता रहा हूं कि आच्छादक फलन होने के लिए, रिवीजन करो मैंने क्या बताया था। आच्छादक फलन, अगर एक इस तरह से समुच्चय लिया जिसको ए नाम दे, यहाँ पर नाम डाल देते हैं, यहाँ पर नाम डालते हैं x1 x2, यहाँ ए समुच्चय लिया और यहाँ बी समुच्चय लिया, और इस ए समुच्चय में हम इस साइन फलन के प्रांत को रखेंगे। इसमें क्या क्या प्रांत आ रहा है, 0 आ रहा है, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, 0 π/2, 3π/2 नहीं, पाई आता है, 3π/2 आता है और 2π। इतने बच्चे कर लेते हैं कि ये आच्छादक है नहीं। तो ये तो था प्रांत, और परिसर में क्या क्या है, 0 1 0 1 0 ऐसे दिखाई दे रहा है, 0 1 0 1 को, तो यही 0 1 केवल 0 1 है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, 0 रखने पर 0 प्राप्त होता है ना। मतलब 0 का प्रतिबिंब 0 है, और ये किस प्रांत से किस परिसर पर है, R से -1, +1 पर है। और ये एक फंक्शन हमें देखना है कि है या नहीं। फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 आंटू फंक्शन नहीं है, ये हमें चेक कर रहे हैं। तो आच्छादक के लिए हम चेक कर रहे हैं, 0 का मतलब 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ, π/2 रखने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, यानी कि इस π/2 का प्रतिबिंब 1 है। पाई रखने पर 0 प्राप्त होता है, 3π/2 रखने पर 1 प्राप्त होता है, 2π रखने पर 0 प्राप्त होता है ना। अब इसमें क्या देख रहे हैं, आच्छादक में हमने बताया कि इस ए समुच्चय के सभी अवयवों का बी समुच्चय के सभी अवयवों के साथ एक प्रतिबिंब हो,
और इसका उल्टा भी, इन सभी का इस ए समुच्चय के अवयवों के साथ एक ही प्रतिबिंब हो। मतलब यहाँ देख पा रहे हैं कि बी की सभी अवयवों का ए के सभी अवयवों के साथ तो है, लेकिन इसमें एक का दो दो इमेज दिखाई दे रहा है ना। तो दो दो अगर है, या इधर से देखने पर इसमें कुछ अवयव छूट रहे हैं, क्योंकि -1 और ये 1 है परिसर। इस परिसर के अंतर्गत 0 और 1 है। अगर -1 भी लेते हैं तो -1 लेने का मतलब हमें इस प्रांत में माइनस वाले मान रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आच्छादक में क्या होता था, इस तरफ की जितनी भी अवयव हों उनका इधर एक ही प्रतिबिंब बनता हो और सबका बनता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसमें देखिए आच्छादक में इसमें कोई अवयव जरूर छोड़ता है ना। इसमें हर एक रियल नंबर रखा जा सकता है। तो इधर 0 का इमेज 0 है, π/2 का इमेज 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर 0 का और पाई का, इन दोनों का एक 0 के साथ इमेज है, और इस तरफ से मिलाने पर एक का 2 इमेज प्राप्त हो रहा है, प्री इमेज, है ना। 0 का 2 के साथ प्री इमेज प्राप्त हो रहा है। वैसे ही 1 का प्री इमेज इधर से मिलाने पर 1 का प्री इमेज π/2 और 3π/2 है। तो ये आच्छादक फलन नहीं हुआ, है ना। इस तरफ से जो मिला रहे हैं वही इस तरफ से मिलाने पर उसका एक ही प्रतिबिंब बनता हो और इसमें कोई छूटता ना हो। तो इस तरह से ये क्या है, एक आच्छादक फलन नहीं है, यानी कि ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अगर ये आच्छादक नहीं है और ना ही एक ही फलन है, तो क्या ये इस साइन फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कहा कि किसी भी फलन का, या तो त्रिकोणमितीय फलन हो या बहुपद फलन हो या लघुगणक फलन हो, कोई भी फलन हो, उस फलन का यदि हमें प्रतिलोम निकालना है तो उस फलन को एकाकी और आच्छादक फलन होना पड़ेगा। अब हमें जवाब मिल गया कि साइन x का जो ग्राफ है, इस ग्राफ के आधार पर हमें ये देखा कि न एकाकी है ना आच्छादक है। अब अगर एकाकी आच्छादक नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे निकाला जा सकता है? तो इसका एक तरीका है, उसके लिए हमें इसमें जो ग्राफ बनाया हूँ, इस ग्राफ में हमें एक पार्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट लेना पड़ता है। ऐसा लिमिट लेना पड़ता है कि उस लिमिट पर, उस अंतराल पर वो एक ही मान देता हो, अलग अलग मान देता हो। क्योंकि 1 में क्या होता है, एक का एक ही इमेज बनता हो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम अगर लिमिट लगा दें, यानी यहाँ से एक अंतराल ले लें कि इस अंतराल से लेकर के इस अंतराल के बीच में अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, तो इस तरह से हम इस साइन फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी इस साइन फंक्शन को एकाकी फलन बना सकते हैं, और साथ में आच्छादक भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि ये हमें तो पता चल गया कि जो साइन फंक्शन था, ये साइन फंक्शन न 1 है न 2 है, लेकिन हम एक लिमिट वैल्यू ले करके इसको 1 और 2 के रूप में बनाना चाहते हैं। अगर बन जाता है तब हम इस साइन फलन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि इस साइन फलन का इन्वर्स ज्ञात करना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यदि मैं इस, ध्यान से देखिएगा, इस π/2 यानी -π/2 से लेकर के इस π/2 तक की वैल्यू को ले लूँ, जिसके अंतर्गत अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये -1 है और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये -1 से कम होता जाएगा। तो ऐसे कम होते होते ये 0 आया, फिर 0 से क्या हो गया
बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 तक। तो प्लस पाई बाई 2 पर क्या दे रहा है, +1। अगर हम इस -1 से लेकर के +1 तक के बीच -पाई/2 और पाई/2 का एक अंतराल ले लें, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। हमने एक लिमिट ले लिया, वो लिमिट है -पाई/2 पाई/2, जो कि इसको हम कहेंगे डोमेन। और ये डोमेन हमें -पाई/2 से पाई/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये डोमेन हमें प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक लिमिट लिया है। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज बहुत आसान है। देखिए रेंज का मतलब कि -पाई/2 पर हमें क्या वैल्यू मिली है, -1। तो हम यहाँ लिखेंगे -1, पाई/2 पर क्या प्राप्त हुआ है, पाई/2 पर देखिए यहाँ पर +1, ये इसकी रेंज बन गई। तो इस तरह से हमें एक लिमिट लेकर के इस अंतराल के अंतर्गत हमने ये देखा कि -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। तो हम इस प्रकार से इसको 1-1 यानी एक फलन बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा और भी कोई अंतराल ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए पाई/2 से लेकर के यहाँ आते आते जा रहा है और इस मान पर पाई पर कितना दे रहा है, 0 है ना, पाई पर 0 दे रहा है। फिर नीचे आया और यहाँ देख रहे हैं 3 पाई/2 पर 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 पर पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 इस पर भी हम इसका भी लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक चीज़ यहाँ पर कि 3 पाई/2 पर ये -1 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक और हम कोई लिमिट लेकर बना सकते हैं, पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 है ना। यह इसका रेंज डोमेन, ये भी डोमेन है, ठीक है। अब इसका रेंज क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या क्या मान प्राप्त हो रहा है। पहला देख लो, पाई/2 पर क्या मान प्राप्त हुआ है, +1 है ना। और 3 पाई/2 पर कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, 3 पाई/2 पर यहाँ इसकी सीधा में देख लो -1, मतलब इसको हम ये भी लिखते हैं -1, +1। तो इस तरह से हम डोमेन को अलग अलग लिमिट यानी अलग अलग अंतराल के आधार पर एकाकी फलन बना सकते हैं, ठीक है। ये अंतराल अलग अलग हो सकता है लेकिन इसकी रेंज वही रहेगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पार्टिकुलर वैल्यू यानी इस लिमिट पर ये जो हमें रेंज प्राप्त हो रहा है वो अलग अलग प्राप्त हो रहा है, यानी एक का एक के साथ ही में प्राप्त हो रहा है। तो ये एक प्रकार से एकाकी फलन बन जाता है। अब इस एकाकी फलन से ही हम आच्छादक फलन को भी समझ सकते हैं, इसका इन्वर्स देख सकते हैं आप लोग, है ना। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, साइन फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करना। तो अब इसका हमें इन्वर्स ज्ञात करने का मतलब हम साइन x का क्या ज्ञात करना चाहते हैं, साइन इनवर्स x ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक। तो साइन x का साइन इनवर्स, इसके लिए जैसे साइन x का यहाँ पर हम डोमेन क्या निकाले हैं इसको देख लेते हैं, जिससे आप इनवर्स का भी डोमेन और रेंज आसानी से पता कर दें। डोमेन इसका है ये लिखा होगा, इस वैल्यू को लेता हूँ तो -पाई/2 पाई/2 आएगा। दूसरा रेंज इसकी क्या है, -1 से +1, ठीक। अब अगर इसको साइन इनवर्स यानी इनवर्स फलन बनाना है
तो अब इस इन्वर्स फलन की जो डोमेन होगा वो साइन एक्स की डोमेन रेंज डोमेन बन जाएगा, और साइन एक्स का जो डोमेन है वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज बन जाएगा। मतलब इस रेंज को साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बना देंगे। तो -1 कामा +1 और दूसरा -π/2 कामा π/2, अर्थात साइन एक्स का जो डोमेन था वह साइन इनवर्स एक्स का रेंज बन गया, और साइन एक्स का जो रेंज था वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति को और फंक्शन को जानना आवश्यक है, तब जाकर के हम उसका इनवर्स आसान से निकाल सकते हैं। इस इनवर्स को निकालना बहुत आसान होता है, बस इसकी जानकारी यदि रहती है तो इस इनवर्स को निकालने में या उसके मान निकालने में कोई कठिनाई नहीं आती है। ठीक है, अब देखते हैं, अब चीज़ समझ में आ गया। ऐसे आप लोग कास एक्स का इनवर्स या कास एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली को। कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें ये देखना है इस डोमेन और रेंज के आधार पर जो साइन इनवर्स एक्स का है। तो यदि एक एग्जांपल ले लूँ, साइन इनवर्स 1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 का मान हमें प्राप्त करना है कि, और इसका अर्थ क्या है, साइन इनवर्स 1/2 अर्थात ये 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है जिसका इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 है। तो इसके लिए हमें एक तरीका है, इसको अगर हम x या y या z को ही मान करके लगाएंगे तो हम जानते हैं कि साइन को इधर भेजने पर क्या बन जाता है, साइन, यानी कि उसके साथ कोण लग जाता है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये साइन थीटा कभी भी साइन गुणा थीटा के बराबर नहीं होता, ये गलत है। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा को कभी भी साइन थीटा की पूरी पावर 2 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं लेकिन ये साइन थीटा का वर्ग नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा अब पूरे की पावर 2, ये करेक्ट है। ठीक, ये दोनों गलत है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मान लिया हमने, माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर y मान लीजिए, या आप अपने विचार से या आपकी जो मर्जी हो x मान लीजिए। ठीक है, अब इस साइन को इधर लाएंगे, तो जब साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा, इसको आप यहाँ ध्यान से समझिए। जब भी जिससे कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 2x बराबर 1 है। 2x बराबर 1, तो x बराबर हम लोग लिखते हैं 1/2, क्योंकि 2 इधर आकर के भाग में चला जाता है। इसी प्रकार से यदि 2x बराबर y लिखा गया है, नहीं ऐसा नहीं, इसको अलग लेते हैं। मान लीजिए 1/x है बराबर y है, ये 2y लिख देता हूँ। अब बताइए कि 1/x को अगर इस x को ऊपर ले आते हैं तो इसकी पावर माइनस में हो जाती है ना, x की पावर -1 हो जाती है और ये 2y रहता है। अब यदि इस x को, ये जो कि x की पावर -1 है, या ये जो y है, ये y को अगर इधर ला दें तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1, और ये 2 और y के बीच में गुणे का संबंध है, इधर आकर के भाग में चला जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे बराबर में 2। तो
तो इसका अर्थ है कि x⁻⁻1 बटे में y बराबर 2। अब फिर सोचिए y को अगर ऊपर लाते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है x⁻⁻1 गुणा y⁻⁻1 बराबर 2। तो ये जो नीचे से हम लोग ऊपर ला रहे हैं उसकी पावर माइनस हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बात समझिएगा, साइन इनवर्स को दाईं तरफ लाएंगे तो इधर बचेगा केवल 1/2 बराबर साइन इनवर्स को इधर लाने पर क्या बन जाएगा, साइन x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी किसी त्रिकोणमिति को या त्रिकोणमिति फलन को दाहिनी तरफ या इधर करते हैं तो हमेशा बिना कोण का नहीं चलता, इसको बिना कोण के अलावा नहीं ले सकते। ये मत समझिएगा कि ये जो साइन इनवर्स 1/2 है इतने बराबर x लिखा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/2 बराबर x/में साइन इनवर्स, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि यह साइन या कोई भी त्रिकोणमिति फलन बिना कोण का नहीं चलता है। ठीक, कोण के साथ ही रखें, अगर कुछ भी हो यहाँ पर तो वो इधर आकर के वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब समझो ये यहाँ पर इसकी -1 पावर कहाँ चली गई, इसको ऐसे देखिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर लिखा गया है x। आप जैसे समझते हैं कि 1/2 बराबर जब इस साइन इनवर्स को इधर लाते हैं तो साइन इनवर्स और 1/2 के बीच में अगर गुणा समझ कर रखें तो ई गुणे है तो इधर आकर भाग होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। फिर भी समझने के लिए यदि हम इसको ऐसे समझें तो ये बिल्कुल एकदम सही बढ़ता है, क्योंकि जब इस साइन इनवर्स को ऊपर ले जाते हैं तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं y को ऊपर ले जाने पर इसकी पावर माइनस हो गई। अगर ये पहले से मान लो 1/x⁻1 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर +1 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर -1 पावर है तो ऊपर जा कर के प्लस हो जाएगा, लेकिन अलग से नहीं लिखेंगे। 1/2 बराबर साइन x रहेगा हमेशा। ठीक है, पावर है वहाँ प्लस, लेकिन बिना कोण का उसको नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये देखना, हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने इतने को x माना है, ये इतने के बराबर है, हमें इसका मान निकालना है। ये निकलेगा तो इस पूरे का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ से हमें इस साइन को ख़त्म करना पड़ेगा तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस 1/2 को भी साइन के पद में ही लिख देते हैं। तब ख्याल कीजिए कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, ये लिखते हैं। हम लोग जानते हैं साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है बराबर साइन x। अब यहाँ से क्या करते हैं, साइन को साइन से काटा नहीं जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको तब काटेंगे जब इस साइन x का या जो x की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है साइन x है, इस साइन x का जो ये डोमेन दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसे मान लो इसको मैं इधर करके लिख देता हूँ साइन x बराबर साइन 30 अंश। तो क्या ये 30 अंश को हम रेडियन में लिख सकते हैं, साइन x बराबर साइन 30 अंश को रेडियन में लिखने का मतलब है π/6। ठीक है, आपको पता होगा अंत को रेडियन में कैसे बदलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई मान लो 30 अंश से रेडियन बदलना है तो π/180 का गुणा कर दीजिए, यानी कि रेडियन को ऊपर करके और डिग्री वाले को नीचे करके गुणा कर दीजिए। दूसरा चीज़, अगर रेडियन को हमें बदलना है अंश में तो इस अंश वाले को ऊपर और रेडियन को नीचे करके गुणा कर दीजिए ऐसे। तो ऐसे जैसे काट रहा हूँ 30 6 180 तो π/6 आ गया, π/6। अब अगर इस π/2 इसको अंश में बदलना है तो पाई से पाई कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 90 आएगा, यानी कि π/2 को अंश में यानी डिग्री के आधार डिग्री माप में 90 अंश कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम साइन से साइन काट देते तो जो x की वैल्यू π/6 आता, तो क्या ये वैल्यू सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें इस इनवर्स वाले का परिसर देखना होता है कि यह π/6 इस परिसर के अंतर्गत
है या नहीं। अगर ये π/6 इस परिसर के अंतर्गत है तो ये x की वैल्यू π/6 होगा। अगर इस x की वैल्यू इस परिसर के अंतर्गत नहीं है तो इसको उस परिसर के अंदर पहुंचाना पड़ता है। उसको पहुंचाने के लिए पाई जोड़ दो या इसमें से जो बड़ा वाला है उसको घटा दो या जोड़ दो। तो यहाँ देख रहे हैं x बराबर π/6 है, तो x बराबर π/6 इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि हमने बताया यह कौन सा अंतराल है, बंद अंतराल। इस बंद अंतराल में दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक लगा है, मतलब -π/2 और π/2 भी है, और साथ में इसके अंदर बहुत सारे मान जो इसके अंदर हैं वो भी हैं। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू लेते हैं और ये दोनों भी इस अंतराल के अंतर्गत मौजूद है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और एक बात ये कहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देखिए उसको प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम वाइज देखिए। यदि आप एक वीडियो देख लिए और उसके बाद तीसरी वीडियो देखते हैं तो आपको वो अच्छी समझ में नहीं आएगा। यदि आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसको एकदम प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, क्रम वाइज देखते जाइए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और देखने के साथ साथ उसको आप नोट भी बनाते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए भूल गए तो भूल जाएंगे तो आप खोज लेंगे कि मैंने कहाँ नोट किया था, ये वाला कौन कहाँ था, उसको आप लगेंगे खोजने, तब तक आपके एग्ज़ाम में मार्क कम आ जाएंगे, है ना। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसको एकदम क्रम वाइज देखिए। और प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ में यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। यदि ऑप्शन मिलता है तो ऑल वाले बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।